हाय स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल से सैविज जॉब में आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से, आपकी आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो में शुरू से अंत जरूर बने रहिएगा। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि कब क्वेश्चन है कि कपड़े की चमक व ताकत को बढ़ाने के लिए कास्टिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जब कपड़े की चमक, उनके ताकत को बढ़ाने के लिए हम कास्टिंग सोडा का प्रयोग करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मॉइस्चराइजिंग कहा जाता है। इसका आंसर होगा मॉइस्चराइजिंग कहा जाता है। इसका आंसर होगा मॉइस्चराइजिंग कहा जाता है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। इसमें 4 ऑप्शन और चारों ऑप्शन को डिटेल किया गया है, तो चारों ऑप्शन के बारे में हम जान लेते हैं कि मॉइस्चराइजिंग क्या है। मॉइस्चराइजिंग क्या है कि यह एक सूती कपड़े पर की जाने वाली परिसज्जा है। अगर पूछा जाए मॉइस्चराइजिंग क्या है तो यह एक प्रकार की परिसज्जा है, सूती वस्त्रों पर की जाती है। इसमें कास्टिक सोडे के घोल में वस्त्र को 10 मिनट तक डुबोया जाता है। इस प्रक्रिया को प्रभाव से रेशे शक्ति, इनकी जो शक्तियाँ हैं 20% बढ़ जाती हैं। किसमें? कास्टिक सोडा में से डुबोकर सूती वस्त्र को रखा जाता है। फिर उस दौरान क्या होता है कि जो कपड़े की जो रेशे होती हैं उनकी 10-20% की बढ़ोतरी हो जाती है। किसमें? मजबूती में। और रचना सघन, चिकनी व चमकदार हो जाती हैं। यह है हमारा मॉइस्चराइजिंग प्रक्रिया, जो कि वस्त्र के दौरान ये प्रक्रियाएं की जाती है। यह प्रकार की परिचर्या है। आगे देख लेते हैं कि सिंजिंग क्या है। सिंजिंग क्या है कि इस प्रक्रिया में वस्त्र की ऊपरी सतह पर छूटे हुए रोए छोटे रेशों के सिरों को झुलसाकर वस्त्र पर से साफ कर दिया जाता है। जब वस्त्र तैयार होता है तो उस पर क्या होता है कि जो उसकी सतहें होती हैं उस पर छोटे छोटे रोए उठे होते हैं, कुछ रेशे छोटे छोटे छूट जाते हैं। इन सिरों को क्या होता है? झुलसाया जाता है। जो कपड़ा होता है उसके एक सामान बनाया जाता है, तो उसे उस रेशे को झुलसाकर वस्त्र को साफ कर दिया जाता है। किस प्रोसेसिंग के अंतर्गत होता है? किस परिचर्या के अंतर्गत? यह सिंजिंग परिचर्या के अंतर्गत की जाती है। आगे है बीटलिंग। बीटलिंग क्या है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीटलिंग की प्रक्रिया किस पे की जाती है। तो बुनने के बाद वस्त्र की जब बुनाई हो जाती है तो करघे से उतारे हुए वस्त्र की बुनाई उखड़ी होती है। रुखड़ी यहाँ लिखा है, उखड़ी हो रहती है, और बीच के छिद्र भी दिखाई देते रहते। इस क्रिया के द्वारा लकड़ी की हथौड़ी से वस्त्र की सतह को कूटा जाता है। अब देखिए ध्यान से कि सुनेगा कि यहाँ बीटलिंग की जो प्रक्रिया है इसमें बताया गया है कि जब कपड़े को बुना जाता है और करघे से उतारा जाता है, उतारने के बाद क्या होता है कि जो वस्त्र पे बुनाई की गई होती है उसमें कुछ क्या होते हैं, उसमें उखड़े हुए भाग दिखाई देते हैं। जो उखड़े हुए भाग होते हैं, जैसे कि एक आसान शब्दों के बीड़क की प्रक्रिया, जैसे कुछ में ताने बाने की जो वो धागे होते हैं वो एक तरह से कि संघनता नहीं होती है उसमें। तो उसमें क्या किया जाता है, इस प्रक्रिया के दौरान बीच में जो छिद्र दिखाई देता है, जो मतलब आर पार जो भाग दिखाई देने लगता है, इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि लकड़ी की हथौड़ी से उसे कूटा जाता है। जब वस्त्र को कूटा जाएगा तो उसके रेशे क्या होते हैं, उस जगह को भर देते हैं। और जब हथौड़ी की मतलब लकड़ी की हथौड़ी से उसकी कुटाई होती है तो वस्त्र की जो सतह होती हैं वह क्या होती है, जो हमारा छिद्र होता है जो दिखाई देता है, कूटने के बाद वह भाग भर जाता है। आगे है सनफ्राइजिंग की प्रक्रिया क्या है। सनफ्राइजिंग की प्रक्रिया क्या होती है? सनफ्राइजिंग की प्रक्रिया हम कपड़े पे की जाती है, सूती वस्त्र पे की जाती है। इसमें क्या होता है कि सनफ्राइजिंग की अगर एक बार प्रक्रिया की जाती है तो इसमें कपड़ा क्या होता है, सिकुड़ेगा नहीं। इसका ये बेस्ट पॉइंट है कि बताया जाता है कि जो सनफ्राइजिंग अगर वस्त्र पे प्रक्रिया की जाती है सूती वस्त्रों पर, तो ये सिकुड़ने का काम, जो सिकुड़ा जाता है तो इसका ऐसा कोई तात्पर्य नहीं है, इसमें सिकन नहीं आएगा। आगे इसमें बताया गया है कि इस प्रक्रिया में सूती वस्त्रों को गतिशील लोच में नमदे कंबल से गुजारा जाता है, और जाके इसमें क्या होती है कि इसमें तनाव की प्रक्रिया भी देखी जाती है। इसमें क्या है कि आपको एक छोटे शब्दों में कहा जाए कि सनफ्राइजिंग की प्रक्रिया जो सूती वस्त्रों पे की जाती है, यह क्या करता है कि कपड़े को जैसे कि सिलवटें ना पड़े, इस प्रक्रिया के दौरान कपड़े पे सिलवटें देखने को नहीं मिलता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाह
बाँह जो कि कंधे व पोशाक के थोक व गले का भी हिस्सा है, उसे क्या कहते हैं? काउल स्लीव, डोलमेन स्लीव, कैप स्लीव और रेगलान स्लीव। तो यहाँ पे बताया गया है कि बाँह जो कंधे व पोशाक के थोक व गले के हिस्सा है, तो हम इसे इस जो क्या पोशाक को क्या कहेंगे? रेगलान स्लीव कहेंगे। इसका आंसर होगा रेगलान स्लीव। क्या होगा इसका ऑप्शन? रेगलान स्लीव। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये चारों ऑप्शन का क्या है। देखिए, कोई भी क्वेश्चन है उसका हम 4 ऑप्शन अगर हम जान लेते हैं तो उससे हमारे 4 क्वेश्चन कम्प्लीटली तैयार हो जाते हैं। तो देखते हैं कि काउल स्लीव क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं और फिगर भी देखते हैं। काउल स्लीव क्या है? इसमें आवश्यकता अनुसार गहराई प्रदान की जाती है। इसमें एक अलग कपड़ा बीच से बाँह तक लगी होती है। तो देख लेते हैं कि काउल स्लीव क्या है। ये हमारा ये है काउल स्लीव। यहाँ पे दिखाया गया काउल स्लीव यहाँ पे लगा हुआ भाग है। देखिए यहाँ पे ये क्या है? काउल स्लीव लगा हुआ है। यहाँ पे नीचे लिखा है ये काउल स्लीव है। आगे देख लेते हैं और पॉइंट की ओर चलते हैं। ये हमारा काउल स्लीव था। यहाँ पे ये काउल स्लीव हमारे क्या है? बाँह से जुड़ा हुआ है। अब देख लेते हैं आगे पॉइंट की ओर। आगे देख लेते हैं डोलमेन स्लीव। हम क्या है कि पूरे को पहले व्याख्यात्मक कर लेते हैं, उसके बाद हम सभी को फिगर वन बाय वन करके हम फिगर दिखाते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की ओर, अपने पॉइंट की ओर। कौन सा पॉइंट है हमारा? डोलमेन स्लीव क्या है? इसमें कंधे बड़े होते हैं। ये एक प्रकार की मोनो स्लीव होती है। क्या होती है? एक प्रकार की मोनो स्लीव होती है। इसमें आर्म लिफ्ट अधिक होता है। कैप स्लीव बहुत छोटी आस्तीन होती है जो कि आमतौर पर आर्म पर फिट रहती है। या कहाँ पे होती है? आर्म पर फिट रहती है। इसके बारे में आगे देख लेते हैं। रेगलान के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या है कि स्लीव को बॉडी और आर्मोल से जोड़ा जाता है, जोड़ दिया जाता है। किससे? स्लीव और क्या है? आर्मोल से जोड़ दिया जाता है। और जो पोशाक के गले को भी क्या है? कवर किया जाता है। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे? काउल स्लीव देखें और डोलमेन स्लीव देखेंगे, रेगलान स्लीव देखेंगे। कैप कोई स्लीव नहीं होता है। तो हम इसके बारे में 3 जो स्लीव है फिगर हम देखते हैं इसके बारे में। ये हमारा क्या था? क्या है? काउल स्लीव है। और ये हमारा क्या है? आपका डोलमेन स्लीव है। डोलमेन स्लीव देख लीजिए, जूम करके दिखा रहे हैं। यहाँ से लगा हुआ भाग है। देखिए यहाँ से ये लगा हुआ भाग है, इस आर्मोल से लगा हुआ भाग है। और देखिए यहाँ पे ढीला ढाला भी है। इसका भाग क्या है? दिखाई दे रहा है, ढीला ढाला भी है ये आर्मोल। अब ये क्या है? रेगलान स्लीव। रेगलान स्लीव यहाँ पे ये बताया गया था जो कंधे से जुड़ा हुआ अलग से एक भाग है, एक कपड़ा है। तो देखिए यहाँ कंधे से भी अलग से एक भाग का कपड़ा, अलग से कपड़ा है। और ये जो आगे का पोर्शन का कपड़ा ये अलग है भाग का। फ्रंट और बैक का जो है ये कलर अलग है। और जो आपका यहाँ से जो बाँह का जो कपड़ा आता है वो डायरेक्ट यहाँ गले से जुड़ा हुआ होता है। ये हमारा रेगलान स्लीव है। अब चलते हैं पॉइंट की ओर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब आंकड़े प्रतिशत में हो तो इसे निम्न आरेख द्वारा बेहतर प्रस्तुत कर सकते हैं। तो पाई आरेख के द्वारा, दंड आरेख के द्वारा, रेखा आरेख के द्वारा, संचयी आरेख के द्वारा। इसके बारे में पहले हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन के बारे में पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम फिगर की ओर चलते हैं। पहले हम देखते हैं पाई आरेख क्या है। पाई आरेख क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। वृत्ताकार, इसमें आंकड़ों को एक वृत्ताकार है। यह क्या है कि आंकड़ों को एक पाई चित्र के रूप में आंतरिक विभाजन करके प्रदर्शित किया जाता है। इसमें आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है प्रतिशत में। इसमें आंकड़ों को प्रतिशत में बदलकर गोलाकार आकृति की धुरी से 360 डिग्री कोणों के अनुपात में चित्र बनाया जाता है। दंड आरेख क्या होता है? दंड आरेख क्या है कि यह खड़े और बेड़े दोनों प्रकार के चित्र में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे बार ग्राफ होता है आपका। और इसमें जो इंच की बात है 3 इंच से लेकर अथवा 4 इंच की उपयुक्त तो मानी जाती है।
अब देख लेते हैं इसमें अब रेखा आरेख क्या होता है। रेखा आरेख इसमें तथ्यों के परिणामों को साधारण सीधी रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार के चित्रों को वहाँ प्रयोग किया जाता है जहाँ प्रतिशत के लिए जानकारियाँ या इकाइयों की संख्या अधिक होती है। प्रतिशत की जानने वाली इकाइयों की संख्या क्या है, अधिक होती है। अब आगे देखते हैं संचयी आरेख क्या है। संचयी आरेख है कि आरेख में वर्गांतरों की उच्चतर तथा निम्नतर सीमाओं का उपयोग किया जाता है। संचयी आरेख में क्या होता है, वर्गांतर की उच्चतम और निम्नतम सीमाओं का भी प्रयोग किया जाता है। अब इसके बारे में इसका सब फिगर देख लेते हैं। दंड आरेख, रेखा आरेख और संचयी आरेख, आपका पाई आरेख, इन सभी का हम फिगर देख लेते हैं। ये हमारा है सिंपल डायग्राम। देखिए मेरा संचय ग्राफ है, बारंबारता जो दिखा रहा है ये मेरा संचय ग्राफ है। इस तरह है ग्राफ, इस तरह प्रदर्शित किया जाता है। और ये है आपका एक तरह से बार ग्राफ, जो इस तरह से डायग्राम को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि उच्चतम उत्पादन हो गया, निम्नतम उत्पादन हो गया, इस तरह से यहाँ पे उर्वरक कंपनी ये सब के बारे में दिखाया गया है। और हमारा जो पाई चार्ट था जो वृत्ताकार में दिखाया जाता, यहाँ पे परसेंटेज में वो प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे हो गया मेरा पाई चार्ट, बार ग्राफ, संचयी बारंबारता, और ये हमारा सिंपल ग्राफ है। आगे देख लेते हैं, अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन हो गया था रेखा पाई आरेख वृत्ताकार में जो दिखाया गया था, दंड आरेख हो गया था जो आप बार ग्राफ की जैसा दिखाई दे रहा था, रेखा आरेख जो कि जैसे कि आपका इस तरह से दिखाया गया था, बिंदी बिंदी यहाँ पे ऐसे था, इस तरह से रेखा आरेख के द्वारा दिखाया गया था। और संचयी आरेख भी आप लोग देखें। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पार्श्वीकृत दूध की क्षमता की जांच की जाती है कालीफार्म टेस्ट प्रयुक्त करके, आयोडीन टेस्ट प्रयुक्त करके, नाइट्रिक एसिड टेस्ट प्रयुक्त करके, फास्फेटेज टेस्ट प्रयुक्त करके। इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी सही होगा। इसका आंसर क्या होगा, डी सही होगा। यहाँ पे इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या है। फास्फेटेज क्या है, एक टेस्ट प्रयुक्त करके अल्कलाइन फास्फेटेज टेस्ट पार्श्वीकृत दूध के लिए होता है। दूध के टेस्ट के लिए क्या होता है, फास्फेटेज टेस्ट होता है। पार्श्वीकृत एक ऐसी आवश्यक प्रक्रिया है जो दूध के सुरक्षित एवं जीवाणु रहित उत्पादन करता है। फास्फेटेज एक ऐसा एंजाइम है, यह एक प्रकार का एंजाइम है जो दूध में प्राकृतिक रूप से उपस्थित रहता है और अधिक तापमान में यह क्या होता है, फास्फेटेज जो होता है एंजाइम यह नष्ट हो जाता है। आगे है कालीफार्म टेस्ट क्या होता है। कालीफार्म टेस्ट यह पानी की शुद्धता को जांचता है। कालीफार्म जो टेस्ट होता है यह पानी की शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है। इनकी शुद्धता जांचने के लिए इनका कालीफार्म टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। आगे है कि आयोडीन टेस्ट क्या होता है। आयोडीन टेस्ट होता है यह टेस्ट शकरकंदी, नकली दूध, मिठाइयाँ, खोया आदि स्टार्च की जो मिलावट होती है उनके लिए जांच किया जाता है। जैसे नाइट्रिक एसिड टेस्ट जो होता है, यह टेस्ट से धातुओं की शुद्धता की पहचान की जाती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि रेशम के कपड़ों पर किस कीमती फिनिशिंग को दिया जाता है। रेशम का कपड़ा होता है उसमें कौन सी ऐसी कीमती फिनिशिंग होती है जो दिया जाता है। कार्बोनाइजिंग, वेटिंग, सल्फराइजिंग, टेंडरिंग। तो यहाँ पे क्या है कि वेटिंग की प्रक्रिया की जाती है जो क्या है कि कीमती फिनिशिंग के रूप में माना जाता है। 20 का ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, 20 सही होगा। आगे है इस बारे में पढ़ लेते हैं कि जान लेते हैं जो 4 ऑप्शन है। कार्बोनाइजिंग क्या है, तो देखते हैं यह एक प्रकार की परिसज्जा है। मुख्यतः कहाँ की जाती है, ऊनी रेशों को साफ करने के लिए किया जाता है। जैसे कि जब ऊनी रेशों को साफ करने के लिए हमारे कपड़े की बुनाई जब होता है तो उसके पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा रेशा होता है ऊनी रेशा, उसमें जो ग्रीस व्रीस लगा होता है रेशे तैयार करने के दौरान, उसको हम क्या करते हैं, कार्बोनाइजिंग की प्रक्रिया के दौरान, परिसज्जा के दौरान उसे हम साफ कर लेते हैं। वेटिंग की प्रक्रिया क्या होती है, यह परिसज्जा सूती रेशमी वस्त्रों पर की जाती है। किस पे की जाती है, सूती व रेशमी। पूछा जाता है क्वेश्चन कि वेटिंग की प्रक्रिया किस वस्त्रों पे होती है, सूती व रेशमी, लीलन,
नायलॉन ऐसे करके देता है। तो ऑप्शन में क्या होगा, सूती व रेशमी वस्त्रों पर। सूती वस्त्रों पर मार द्वारा, रेशमी वस्त्रों पर धात्विक द्वारा लवर सटाकर परिसज्जाएं की जाती हैं। आगे है सनफ्राइजिंग की प्रक्रिया। सनफ्राइजिंग या सूती वस्त्रों पर की जाने वाली प्रक्रिया है। क्या है यह? सनफ्राइजिंग सूती वस्त्रों पर की जाने वाली प्रक्रिया है। आगे है क्वेश्चन की टेंडरिंग। टेंडरिंग क्या है? इस परिसज्जा द्वारा आकार को स्थिर रखता है। टेंडरिंग यह रासायनिक प्रक्रिया है। यह क्या करता है कि परिसज्जा को एक आकार की स्थिति में रखता है। आगे देख लेते हैं क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग जानी जाती है किसके नाम से जानी जाती है? डायरेक्टिव काउंसलिंग, पारिवारिक काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, इलेक्टिव काउंसलिंग। इसका ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा सी कि नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जाना जाता है। क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग को नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन है गिनिंग की। गिनिंग पढ़ लेते हैं। गिनिंग क्या है? यह कपास रेशों को साफ करने की विधि है। इसे गिनिंग मशीन के द्वारा किया जाता है। मशीन में रेशों को डाल दिया जाता है। इसके तेज़ी से घूमने से रुई इनमें फंस जाती है और दूसरी तरफ एकत्र हो जाती है और अशुद्धियाँ अलग होकर नीचे क्या है, गिर जाती हैं। अशुद्धियाँ अलग होकर नीचे गिरकर जमा हो जाती है। इसी यंत्र वायु द्वारा तेज झोंका रेशों पर लगाया जाता है, जिससे शुद्ध रेशे बाहर निकल जाते हैं। यह क्या है? एक और सी प्रक्रिया गिनिंग की प्रक्रिया कहलाती है। अब देखते हैं कि जो बेलिंग की प्रक्रिया, यह क्या है? बेलिंग की प्रक्रिया के दौरान क्या किया जाता है? गिनिंग के बाद साफ हुई रुई जो होता है, जो साफ रुई अलग हो जाता है, गांठों के रूप में उसे टाट में लपेटकर लोहे की पट्टियों से कसकर बांध दिया जाता है। देखिए कभी मार्केट में देखे होंगे जो कपास होता है, रुई होता है, एक जैसे कि क्या होता है, पट्टी नुमा आता है, उसे लपेटा जाता है, एक नीचे दफ्ती वैसे कुछ लगा होता है, उसमें ऐसे फोल्ड करके पट्टी नुमा आता है। वही प्रक्रिया क्या है? बेलिंग की प्रक्रिया। कॉम्बिंग क्या है? इस प्रक्रिया में मही रेशों को कंघी की जाती है। कॉम्बिंग से ही समझ में आ जाता है कंघी करना। कंघी का इंग्लिश रूप होता है कॉम्बिंग। तो इससे है कि रेशों की जो इससे रेशे भी सीधे और समांतर हो जाते हैं और कार्डिंग के बाद ही कॉम्बिंग की प्रक्रिया होती है। कार्डिंग की जो प्रक्रिया होती है, इसके बाद ही क्या है? कॉम्बिंग की प्रक्रिया होती है। आगे है कि पिकिंग क्या है? यह प्रक्रिया उपरोक्त तीनों प्रक्रियाओं से पहले और हार्वेस्टिंग के बाद की जाती है। इसमें कपास की फसल काटने के बाद इन्हें पिकिंग शुरू कर देना पड़ता है। यह कार्य कई बार संपन्न होता है क्योंकि सभी कोई एक बार में नहीं फूटते हैं। पिकिंग की प्रक्रिया कब होती है? जब यह क्या होता है कि जब ये तीनों प्रक्रियाएं हो जाती हैं तो इसमें क्या होता है? पिकिंग की प्रक्रिया होती है। पिकिंग की प्रक्रिया एक बार नहीं कई बार होती हैं, इसलिए कि जो कपास होता है एक बार में सभी एक समान कोई नहीं फूटते हैं, 1 बाय 1 करके ऐसे थोड़ा थोड़ा करके वो इसके फूटते हैं। तो वो प्रक्रिया कई बार ऐसा देखने को मिलता है। आगे देखते हैं ऑप्शन के अनुसार। क्वेश्चन है कि बाउल शीट पर माप के निशान लगाकर किसी पैटर्न को काटने को क्या कहते हैं? बाउंड शीट पर माप के निशान लगाकर किसी पैटर्न को काटने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पेपर पैटर्न कहा जाता है। पेपर पैटर्न क्या है? परिधान के विभिन्न खंडों को काटने से पहले नापों के अनुसार अखबार पर ब्राउन पेपर पर नमूना काट लेना चाहिए। कागज नाप के अनुसार काटे नमूने को पैटर्न या पतरन भी कहते हैं। आगे है ये पेपर पैटर्न था। आगे देखते हैं कि ड्रेपिंग क्या है। ड्रेपिंग वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति ड्रेस कार्य उपयोग करके कपड़े का नमूना काटता है। प्रक्रिया में वस्त्रों की डिजाइन मलमल के वस्त्रों की जाती है। प्रक्रिया सिलाई करने से पूर्व बिना सिले हुए वस्त्र पर पींस की सहायता से काट ली जाती। जैसे कि हम जब ड्रेपिंग करते हैं तो कोई भी हमने डिजाइन अलग काटा हुआ तो फिर कपड़े पर रख के जब हम काटते हैं तो ये जो काटेंगे तो हमारे सिलाई करने के पूर्व की प्रक्रिया होती है। तो जो हम इस पिन उन लगा कर दर दर सेट करके जैसे अस्त्र के साथ कपड़ा लगा के काटते हैं, यही प्रक्रिया हमारी ड्रेपिंग की हो जाती है। आगे है कि ड्राफ्टिंग क्या है। यह प्रक्रिया पेपर पैटर्न से पहले होती है। जो हम पेपर पैटर्न बनाते हैं उससे पहले होती है। ब्राउन पेपर पर नाम के अनुसार सभी खंडों का निशान लगाकर लाइन के माध्यम से दर्शाते हैं। सभी खंडों को
काट कर अलग कर लेते हैं। वस्त्र बिछाकर कटाई की जाती है, पेपर पैटर्न हो जाती है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि हम अपना एक ड्रॉफ्टिंग अलग रखते हैं और डायरेक्ट हर भाग को अलग अलग काट के रखे। आर्मोल मेरा अलग है, फ्रंट का कपड़ा अलग है, बैक का कपड़ा अलग है, आर्मोल मेरा अलग है। तो हम ये ड्राफ्टिंग का क्या है, इस तरह ही हम एक इस पे खंड पे दर्शा लेते हैं। एक तरह का हम एक नमूना बना लेते हैं दफ्ती का। तो उससे क्या करते हैं, अलग अलग हम भाग में उससे काटें तो कपड़ा फैला कर बस उसी हम ड्राफ्ट को रख कर हम अपने कपड़े को काट सकते हैं। आगे है कि डार्ट मैनिपुलेशन क्या है। डार्ट मैनिपुलेशन क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। वस्त्र की फिटिंग के लिए डार्ट की हेर फेर करना डार्ट मैनिपुलेशन है। जैसे कि जब हमें कपड़े की फिटिंग अच्छी से नहीं आती तो जहाँ उभरा हुआ भाग होता है तो वहाँ पे डार्ट की प्रक्रिया की जाती है, उसका हेर फेर कर दिया जाता है। उससे क्या है, अगर उससे फिटिंग क्या है, डार्ट की प्रक्रिया करने के बाद अगर फिटिंग अच्छी हो जाती है तो उसे डार्ट मैनिपुलेशन कहा जाता है। आगे देख लेते हैं कि यौनावस्था को विभाजित किया जाता है तो कितनी अवस्थाओं में, तो 3 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन मेंशन करने का ये पर्पज़ था कि इसके बारे में हम देख लेते हैं कि यौनावस्था हमारे 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा था, ये क्वेश्चन मुझे इम्पोर्टेंट लगा तो इसलिए हमने इसमें मेंशन किया कि आपका जो यौनावस्था है वो 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा है, प्री प्यूबसेंट अवस्था है, दूसरा है प्यूबसेंट अवस्था है और तीसरा पोस्ट प्यूबसेंट अवस्था है। यहाँ पे तीनों अवस्थाएं प्रदर्शित की गई हैं। आगे देखते हैं कि जब किन्हीं 2 तरह के वेरिएबल्स को एक ही चित्र में दर्शाना होता है तब हम पाते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका स्कैटर ग्राफ दिया है, बार ग्राफ दिया है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिया है, सोशियोग्राफ दिया है। तो इसके बारे में हम इसे फिगर के साथ समझेंगे। पहले हम इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं कि क्या बताया गया है। यह मैथमेटिकल है तो जाहिर सी बात इस ग्राफ के द्वारा ये कंप्लीट किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो हम इसके बारे में पहले हम व्याख्या पढ़ लेते हैं। इस ग्राफ में हमेशा एक्स और वाई डेटा के जोड़ों को प्रदर्शित किया जाता है, यानी इसमें 2 तरह के वेरिएबल्स को एक ही चित्र में दर्शाया जाता है। कारकों या चरों के बीच में संबंध ग्राफ है, इसका सहसंबंध ग्राफ है। आगे है कि बार डायग्राफ जैसे हम लोग बार ग्राफ बनाते हैं उसी तरह है। दंड आरेख अथवा बार चार्ट बार डायग्राफ यह एक प्रमुख एक विम आरेख है। क्या है, एक विम आरेख है। इसके द्वारा एकल अथवा सामूहिक सांख्यिकीय आंकड़ों को आयताकार व दंडों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें सही बात है कि यह अगर जो हमारा ग्राफ है जैसे कि हमने यहाँ पे प्रदर्शित, इससे हम छोटे रूप में, इससे फिर जो मेरा जो ग्राफ है इससे कितना ग्राफ बड़ा है, इससे बड़े रूप में, ऐसे करके हम क्या करते हैं, ये बार ग्राफ को हम दर्शाते हैं। इससे क्या होता है, हम इसे कई आंकड़ों में प्रदर्शित कर सकते हैं। इस ग्राफ को हम क्या है कि 3-4 कलर में भी डिवाइड करके बता सकते हैं कि यह आंकड़ा कहाँ का, यह आंकड़ा कहाँ का, यह आंकड़ा कहाँ का। तो इसमें बताएगा कि सामूहिक आंकड़े को भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं और उसके द्वारा हम क्या क्या प्रदर्शित किए जाने जो मान अनुपात में भी रखे जाते हैं, कितने बाई कितने का है। तो नॉर्मल है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या है, इसे सामान्य वितरण वक्र कहते हैं। यह घंटाकार की आकृति होती है। इसके बारे में हम इसका जो फिगर है हम अभी दिखाते हैं आपको। आगे है कि सोशियोग्राफ क्या होता है। यह एक समूह के भीतर अंतर रिश्तों का एक चार्टिंग है। इसका उद्देश्य समूह संरचना खोजना है। समूह के किसी भी एक बच्चे के संबंध एक प्रकार की जानकारी समाजोग्राम में प्राप्त करता है। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। क्या था हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम ये जो यह आपका स्कैटलिस्ट ग्राफ है, बार ग्राफ है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, सोशियोग्राफ, इसके बारे में हम इसका फिगर देख लेते हैं। इसके फिगर को देखकर थोड़ा सा हम लोग अवगत हो जाते हैं कि क्या कैसे प्रदर्शित किया जाता है। देखिए जो स्कैटल ग्राफ है, स्कैटल डायग्राम है, ये है हमारा इसका फिगर। स्कैटल डायग्राम का क्या है, स्कैटल डायग्राम का ये हमारा फिगर है। यहाँ पे देखिए प्रदर्शित किया गया है इस तरह डॉट से। जो पढ़ा होगा इसके बारे में अच्छी तरह से जानता होगा। आगे है हमारा सोशियो डायग्राम जो है, जो सोशियो मेरा ग्राफ इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए इस तरह से ग्राफ बना है, ऐसे ऐसे करके ये ग्राफ तैयार किया गया है।
और कलर को इस तरह से सर्कल में प्रदर्शित किया गया है। आगे देख लेते हैं। ये हमारा सोशियोग्राफ था, ये हमारा बार ग्राफ हो गया, जो सिंपल बार ग्राफ है, जो बार डायग्राफ भी कह सकते हैं इसे। इस तरह से भी है कि यहाँ पे हम कई आंकड़ों को प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक कलर में एक आंकड़े को बताया है, तो हम इसको अलग कलर में यहाँ पे हम क्या है कि अलग कलर में भी छोटे ऐसे करके हम एक दूसरे भी आंकड़े को बता सकते हैं। और बार ग्राफ हमारा क्या है कि एक अच्छा ग्राफ माना जाता है। इसमें एक से अधिक सामूहिक रूप ग्राफ क्या है कि आंकड़ों को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि स्टैंडर्ड जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, यहाँ पे ये दिखाया गया था, जो कर्व में दिखा रहा था। तो ये हमारे घंटी के आकार के नुमा होता है। यहाँ पे हम उसके पहले व्याख्या में पढ़े हैं। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। इस तरह हम ग्राफ को दिखाते हैं कि हमारा ग्राफ कितनी ऊंचाई से आया है, तो कितने पीक पे गया था, कितने पॉइंट पे गया था, और कहाँ से उठा था और कहाँ पे आया था। ये हम पूरा ग्राफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे जान लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मोस्ट क्वेश्चन है, हमें लगा कि आप लोग के आगे और आप लोग को देना चाहिए सब क्वेश्चन, अवगत कराना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों को। इसलिए कि छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं, सिंजिंग है, सनफ्राइजिंग है, और आपका जो छोटे छोटे पोर्शन के क्वेश्चन होते हैं ना, ये ज़रूर क्या है कि एक तरह से कन्फ्यूजन में डाल देते हैं। तो हमको लगा कि नहीं, आप लोग को ऐसा क्वेश्चन देना चाहिए, आप लोग भी इसे जानिए समझिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।